नमस्कार। राजनीति को अक्सर संयोग या किस्मत का खेल समझा जाता है, पर सच ये है कि हर चुनावी नतीजा, हर जीत और हर हार एक गहरे विश्लेषण की कहानी कहती है। ये कहानी है रणनीति, डेटा और जमीनी हकीकत की। आज हम उत्तर प्रदेश के सरधना विधानसभा क्षेत्र में 2022 के नतीजों की परतें खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे एक उलटफेर कहा गया, वो असल में कितनी सोची समझी योजना का परिणाम था। तो हमारी कहानी शुरू होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। सरधना पहली नज़र में ये हजारों विधानसभा क्षेत्रों में से बस एक है, लेकिन जब हम इसे गौर से देखते हैं तो इसमें हमें पूरे भारत में हो रहे बड़े राजनीतिक बदलावों की एक झलक मिलती है। यहाँ जो हुआ वो सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं था, बल्कि ये बदलते हुए सामाजिक समीकरणों और नई चुनावी रणनीतियों का एक बड़ा संकेत था। और यही है हमारे आज के विश्लेषण का मूल मंत्र है। जीत संयोग से नहीं मिलती, जीत को डिजाइन किया जाता है। ये एक मेटिकुलस प्लानिंग, डेटा की गहरी समझ और जमीन पर सही रणनीति उतारने का नतीजा होती है। तो सवाल ये उठता है कि सरधाना में वो कौन सा डिजाइन था, वो कौन सी रणनीति थी जिसने पूरे चुनावी खेल का रुख ही पलट दिया। चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरधना का सियासी मैदान कैसा है, यहाँ की जमीन की तासीर क्या है और 2022 के इस चुनावी दंगल में कौन-कौन से मुख्य खिलाड़ी मैदान में थे। किसी भी विश्लेषण की शुरुआत आंकड़ों से होती है। तो देखिए, 2022 में सरधना में कुल मतदाताओं की संख्या 3,61,000 से कुछ ज्यादा थी। इनमें से 67% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो एक अच्छा टर्नआउट माना जाता है। और नतीजा, समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान ने 18,200 वोटों के एक बड़े अंतर से जीत हासिल की। ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक निर्णायक जनादेश था। और यही वो आंकड़ा है 18,200, जिसकी हम आज चीरफाड़ करेंगे। आंकड़े हमें बताते हैं क्या हुआ, लेकिन राजनीति को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि किसके साथ हुआ। तो चलिए अब सरधाना के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं। वो कौन लोग हैं जो इस क्षेत्र की राजनीतिक पहचान को बनाते और बदलते हैं। और देखिए, यहीं पर सरधना का चुनावी गणित बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये किसी पहेली से कम नहीं है। इस क्षेत्र में लगभग 28% मुस्लिम आबादी है, 30% ओबीसी समुदाय है और करीब 14% दलित वोटर हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ किसी एक जाति या समुदाय के वोटों के दम पर यहाँ चुनाव नहीं जीत सकता। जीत का रास्ता हमेशा कई समुदायों को एक साथ लाने वाले एक मजबूत गठबंधन से होकर ही गुजरता है। 2022 के चुनाव से ठीक पहले सरधाना की जमीन पर कई तरह के तनाव थे। सत्ताधारी दल से ठाकुर समुदाय में एक नाराजगी पनप रही थी। दूसरी तरफ ओबीसी और मुस्लिम मतदाता एक साथ आ रहे थे, और इन सामाजिक समीकरणों के साथ साथ गन्ने के बकाये जैसे आर्थिक मुद्दों ने खासकर ग्रामीण इलाकों में संकट को और गहरा कर दिया था। ये सब अलग अलग चिंगारियां नहीं थी, ये सब मिलकर एक बड़े राजनीतिक तूफान का माहौल तैयार कर रही थीं। तो हमने सामाजिक समीकरणों को समझा। अब वापस आते हैं ठोस आंकड़ों पर, क्योंकि जब शब्द चुप हो जाते हैं तब नंबर बोलना शुरू करते हैं। और सरधाना के नंबर हमें एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की कहानी सुना रहे हैं। 18,200 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो फासला है जिसने सरधना की राजनीतिक दिशा तय कर दी। ये उन लोगों की आवाज है जिन्होंने बदलाव के लिए वोट किया। राजनीति में जीत और हार के बीच का अंतर अक्सर ऐसे ही ठोस आंकड़ों में छिपा होता है। अगर हम सरधना के पिछले चुनावों पर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखता है, और वो है अस्थिरता। देखिए, 2007 में बीजेपी का वोट शेयर महज 20% था। 2017 तक ये बढ़कर 41% हो गया, लेकिन फिर 2022 में समाजवादी पार्टी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। ये इतिहास हमें बताता है कि सरधना के मतदाता किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं, वे अपने मुद्दों के आधार पर फैसला लेते हैं। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य काम आते हैं। एक जागरूक मतदाता जो बिना किसी दबाव के अपनी गरिमा और सूझबूझ से वोट देता है, वही लोकतंत्र की असली ताकत है। यही वो ताकत है जो ऐसे बदलाव लाती है। और ये स्लाइड इस पूरे उलटफेर का एक्सरे है। इसे बहुत ध्यान से देखिए। 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर लगभग स्थिर रहा, 41% पर, यानी उन्होंने अपना कोर वोटर बेस बनाए रखा। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के आंकड़े देखिए,
उनका वोट शेयर 32% से उछलकर लगभग 49% पर पहुंच गया। खेल यहां बदला। ये जीत बीजेपी की हार की वजह से कम और समाजवादी पार्टी की जबरदस्त बढ़त की वजह से ज्यादा हुई। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये है 16.7% की भारी बढ़त। ये सिर्फ एक चुनाव में मिली जीत नहीं थी, ये उस क्षेत्र की राजनीतिक जमीन का खिसकना था। इसे ऐसे समझिए, एक टीम ने अपने खिलाड़ी मैदान पर बनाए रखे, लेकिन दूसरी टीम एक पूरी की पूरी नई बटालियन ले आई और मैच जीत गई। ये एक पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट था। तो अगला सवाल ये है कि ये जबरदस्त बढ़त, ये 16.7% का उछाल आया कहाँ से? अब हम उन बिंदुओं को जोड़ना शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस बड़े बदलाव के पीछे के व्यवस्थागत कारणों और रणनीतिक चालें क्या थीं। ये उलटफेर एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह था। एक तरफ सत्ताधारी दल की अपनी कुछ कमजोरियां थी, जैसे पार्टी के अंदर की खींचतान और ठाकुर समुदाय की नाराजगी, जिसने उनके समर्थकों को निराश किया। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक चैलेंजर के तौर पर इन कमजोरियों का बखूबी फायदा उठाया और सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में मोड़ा। उन्होंने मुस्लिम, ओबीसी और दूसरे नाराज वोटरों को मिलाकर एक मजबूत गठबंधन तैयार किया। और जैसा कि हमारा विश्लेषण भी कहता है, आज के दौर के चुनाव दो बुनियादी सिद्धांतों पर टिके होते हैं। पहला, टर्नआउट स्विंग्स, यानी कौन लोग वोट देने के लिए बाहर निकल रहे हैं, और दूसरा, कास्ट कोलिशन शिफ्ट्स, यानी कौन से समुदाय किसके साथ जाकर खड़े हो रहे हैं। सरधाना का चुनाव इन दो सिद्धांतों का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तो हमने ये समझ लिया कि बदलाव के लिए जमीन तैयार थी, लोगों में असंतोष था, लेकिन सिर्फ असंतोष से चुनाव नहीं जीते जाते। उस असंतोष को वोटों में बदलने के लिए एक सटीक रणनीति की जरूरत होती है। अब हम उस विशिष्ट प्लान का विश्लेषण करेंगे जिसे इस जीत को डिजाइन करने के लिए बनाया गया था। इस मास्टर प्लान को चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया, यानी एक 4 मोर्चों वाली रणनीति। पहला मोर्चा था समुदाय, यानी नाराज चल रहे क्षत्रिय, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को एक साथ लाना। दूसरा मोर्चा था युवा और महिलाएं, जिन तक स्थानीय मुद्दों के साथ सोशल मीडिया के जरिए पहुंचना था। तीसरा मोर्चा था शासन, यानी अपनी एक साफ सुथरी छवि पेश करना। और चौथा मोर्चा था काउंटर नैरेटिव, यानी विपक्ष की कमजोरियों को जनता के सामने रखना। और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि कैसे एक बड़ी रणनीति को जमीन पर उतारा गया। ये सिर्फ हवा में की गई बातें नहीं थीं, ये ठोस काम था। छोटे छोटे हाइपर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर सही संदेश सही लोगों तक पहुंचाया गया। स्थानीय नेताओं के आपसी झगड़ों को मुद्दा बनाया गया। कॉलेज की फीस और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर इंस्टाग्राम रील्स बनाकर युवाओं से सीधा संवाद किया गया। हर एक कदम सोचा समझा हुआ था। लेकिन दिन के आखिर में सारी रणनीतियां, सारे आंकड़े और सारा विश्लेषण एक ही जगह आकर रुकता है, और वो है आम मतदाता और उसकी रोजमर्रा की जरूरतें। आखिर में सारी राजनीति इन्हीं बुनियादी सवालों पर आकर टिक जाती है। शहर के लोगों को बिना रुकावट बिजली और साफ पानी चाहिए। गांव के लोगों को अच्छी सड़कें और एक स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। जब ये बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है, और यही वो पल होता है जब शिकायतें जनादेश में बदल जाती हैं। यहीं पर शासन की जवाबदेही तय होती है। लोगों की इन शिकायतों का डेटा बहुत संवेदनशील होता है। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत भी लोगों की निजी जानकारी और उनकी सहमति का सम्मान करना एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। और ये शायद सबसे बड़ा सवाल है ना? क्योंकि चुनाव जीतना तो बस एक दरवाजा खोलने जैसा है। असली चुनौती तो उस दरवाजे से चलकर लोगों से किए गए वादों को हकीकत में बदलने की होती है। असली काम, असली परीक्षा तो जनादेश मिलने के बाद ही शुरू होती है। और अंत में इस पूरे विश्लेषण का सार यही है, डेटा सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, डेटा ये बताता है कि क्या हो सकता है। ये सिर्फ नतीजों को समझने की चाबी नहीं है, बल्कि भविष्य को आकार देने का एक ब्लूप्रिंट है। ये लोगों की आवाज को सुनने, समझने और उन तक बेहतर शासन पहुंचाने का सबसे शक्तिशाली जरिया है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।